एक ऐसा व्यक्ति जिसने न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक समंदर यानी पैसिफिक ओशन में 400 से भी कहीं ज्यादा दिन गुजारे, बल्कि 14 महीने बाद अपनी जान बचाकर वापस लौटने पर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे जेल तक में डाल दिया जाता है। पैसिफिक ओशन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, बल्कि ये इतना बड़ा है कि अर्थ पर मौजूद सारे कॉन्टिनेंट से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। बल्कि समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी मैरियाना ट्रेंच का वो हिस्सा जिसे चैलेंज डीप के नाम से जाना जाता है, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा लगभग 36,000 फीट जितना गहरा है, इतना गहरा कि 13 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इसमें एक साथ डूब सकती हैं। इतना बड़ा और गहरा होने की वजह से ही आज भी कई सेलर्स और एक्सप्लोरर्स पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही डर जाते हैं। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में 25,000 से भी कहीं ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा को आज तक किसी भी इंसान ने एक्सप्लोर तक नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने बड़े और खतरनाक समंदर जिसमें एक्सपर्ट भी एक बार जाने के बारे में सोचते हैं, कोई शख्स उसमें कहीं फंस जाए तो शायद ही उसको बचाया जा सकता है। लेकिन 14 महीने तक इस पैसिफिक ओशन में फंसे रहने वाले व्यक्ति यानी जोसे सैल्वाडोर एल्वारेंगा वो शख्स थे जिन्होंने किस तरह पैसिफिक ओशन को पूरे 438 डेज के लिए सरवाइव किया था। A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months. 17 नवंबर 2012 दो फिशरमैन जोसे सैल्वाडोर और 22 साल के उनके एक फ्रेंड कोर्डोबा मेक्सिको कोस्ट से मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। हालांकि उनका ट्रिप सिर्फ 30 घंटे ही लंबा होने वाला था और उनके प्लान के हिसाब से वो तट से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर जाकर ही जाल बिछाने वाले थे, क्योंकि वो दोनों लोग मैर्लिन सेलफिश और छोटी शार्क को पकड़ने के लिए शिकार पर गए थे। ये मछलियां कोस्ट से उतनी दूर पर ही मौजूद होती हैं। इसके अलावा दोनों फिशरमैन जिस बोट से अपना सफर कर रहे थे वो सिर्फ 7 मीटर ही लंबी थी, जिसके अंदर सिर्फ एक ही मोटर और मछली स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर लगा था। इसलिए वो ज्यादा दिन तक उस बोट पर नहीं बिता सकते थे और इसी वजह से अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद वो फौरन ही समंदर पर जाल बिछा देते हैं और मछली पकड़ने लगते हैं और साथ ही काफी मछली पकड़ भी लेते हैं। मगर शायद ही दोनों मछुआरों को ये पता था कि बस कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि कुछ देर बाद ऐसा तूफान आता है जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जो मछली उन्होंने पकड़ी थी उन्हें समंदर में ही उतारनी पड़ती है। बल्कि समंदर की तेज हवाओं और तूफान की वजह से उनकी बोट अपने आप ही तट से काफी दूर ड्रिफ्ट करने लगती है। हालांकि जोसे काफी एक्सपीरियंस फिशरमैन थे, इसलिए वो बिना डरे ही शोर पर मौजूद अपने बॉस को रेडियो पर मदद मांगने के लिए कॉल करते हैं। मगर शायद ही आज किस्मत जोसे के साथ थी, क्योंकि उनकी कॉल पूरी ही होती कि तभी रेडियो में बैटरी डेड होने की वजह से रेडियो डिवाइस भी काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा इस तूफान की वजह से ही जोसे की बोट में मौजूद ज्यादातर फिशिंग गियर या तो तूफान में खो गए थे या फिर डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ कुछ सप्लाई और एक दिन का खाना ही बचा था। लेकिन उसके बावजूद भी तूफान हल्का होने पर वो दोनों ही अपनी बोट को शोर की तरफ भगाने लगते हैं और शोर के काफी करीब पहुंच भी जाते हैं। मगर एक बार फिर से किस्मत उनका साथ छोड़ देती है, क्योंकि इस बार उनकी बोट में लगा मोटर भी काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब उनके पास वापस लौटने तक के सारे ऑप्शंस बंद हो चुके थे। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी की बात तो तब होती है जब एक बार फिर से तूफान आता है और ये तूफान फिर से उन्हें समंदर की तरफ ढकेल देता है और इस बार वो बिना किसी उम्मीद के ही बीच समंदर में फंस चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने प्लान समय पर वापस न लौटने की वजह से जोसे के बॉस उनका सर्च ऑपरेशन शुरू करवाते हैं और 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद भी जब जोसे और उनके साथी का कुछ भी पता नहीं चलता और वहीं ये 2 दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सर्च टीम को ना तो जोसे के बारे में कुछ पता चलता है और ना ही उनको ये उम्मीद रहती है कि वो दोनों अब जिंदा भी होंगे। और वहीं जोसे और उसका साथी समंदर में इतना अंदर पहुंच चुके थे कि उनको खुद भी नहीं पता था कि वो कहां आकर फंस चुके हैं। इसके अलावा उनको ये अंदाजा हो गया था कि शायद कि अब उस बोट से शायद ही जिंदा वो बच के लौट
लौट सकते हैं। इसीलिए अब वो जितने दिन भी जिंदा हैं वो पूरी कोशिश में जुट जाते हैं इस बोट में सरवाइव करने के लिए। इसलिए जोसे समंदर में जेलीफिश, टर्टल्स, मछली और यहाँ तक कि सी बर्ड जो भी उनको मिल जाती उसको पकड़कर उसे कच्चा ही अपना पेट भरने की कोशिश करते। हालांकि वो समुंदर के एकदम बीच में चारों तरफ पानी से घिरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पीने का कोई भी पानी नहीं था, क्योंकि समुंदर का पानी इतना खारा होता है जिसको पीने से वो उल्टा उनको नुकसान ही करता। इसीलिए वो समंदर में तैरती पानी की बोतल्स को कलेक्ट करते हैं ताकि वो उसमें बारिश का पानी कलेक्ट करके पी सकें। लेकिन फिर भी जब कई दिन तक बारिश नहीं होती तो वो टर्टल्स का ब्लड और यहाँ तक अपना खुद का यूरिन पीते थे सरवाइव करने के लिए। और तो और एक दिन कर जितने भी दिन समंदर में बीत रहे थे उतना ही वहाँ सरवाइव करने की मुश्किल हो रही थी। और उन दोनों की फिजिकल स्टेट के साथ साथ उनकी मेंटल स्टेट भी हद से ज्यादा खराब होने लगी थी। इसी वजह से जोसे के साथ कोर्डोबा एक दिन अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देते हैं। और खोते भी क्यों ना, उनको अपने परिवार से अलग हुए 4 महीने बीत चुके थे। इसीलिए फाइनली जाकर कोर्डोबा कच्चा खाना और इतनी परेशानी की वजह से खाना पीना तक छोड़ देते हैं और कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से जोसे अब उस बोट पर अकेले ही बचे थे और उसके लिए सरवाइव करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। और हर दिन के साथ जोस की जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी, मगर उसके बावजूद भी जोस हार नहीं मानते। हालांकि अपने इस सफर में जोस ने कई बार बड़े बड़े कंटेनर कार्गो शिप भी देखे, मगर मदद मांगने के लिए हाथ हिलाने और इशारा करने के बाद भी इतने बड़े कार्गो शिप इतनी छोटी बोट को देख नहीं पाते। मगर फाइनली जाकर जोस की किस्मत काम करती है और 30 जनवरी 2014 यानी उस हादसे के एकदम ठीक 438 डेज के बाद जोस की बोट एक तट पर पहुंचती है, जहां पर एक बीच हाउस में मौजूद लोकल कपल उनकी मदद करते हैं। ये आइलैंड असल में मार्शल आइलैंड का इबॉन अटोल आइलैंड था, जो कि जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 10,000 किलोमीटर जितना दूर था। और उसे रेस्क्यू करके डॉक्टर उसका इलाज भी करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन और स्वेलन एंकल की वजह से वो चलने तक की हालत में नहीं था। इसीलिए फाइनली जाकर उसे अपने घर वापस भेजा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जोस के लिए परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि वापस अपनी कंट्री पहुंचने के बाद उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उसने अपने साथी कोर्डोबा को मारकर खा लिया था। इसलिए न सिर्फ जोसे के लॉयर उनको लगाए एलिगेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, बल्कि जोस कोर्ट में ये बताते हैं कि उन्होंने कोर्डोबा से वादा किया था कि उनकी मौत के बाद वो उन्हें ना ही खाएंगे, बल्कि उनकी मौत के बाद तो कई दिनों तक उन्होंने कोर्डोबा की बॉडी को बोट पर ही रखा था, जिससे वो घंटों बातें किया करते थे। मगर जब उन्होंने ये देखा कि इसी वजह से वो पागल होने लग गए हैं, इसलिए आखिर में उन्होंने उसकी लाश को पानी में बहा दिया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जताते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।